हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश सूची में। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग सब सही सलामत और खुश होंगे। चलिए हम आगे को चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पार्ट 9 लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। देखिए, ये पार्ट में आप उत्तराखंड 1930 से लेकर 1942 तक के सारे कारनामे पढ़ेंगे, किस प्रकार की चीज़ें उत्तराखंड में घटित हुई। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ समक्ष। देखिए, हम बात करेंगे ना 1930 के दशक से, जैसा कि मैंने इस पेपर में राइट डाउन किया है। आप इसको देखिए और नोट्स बनाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, 1930 का जो वर्ष था उसे तो उत्तराखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, क्योंकि इस बीच बहुत से कारण चीज़ें ऐसी हुई जो उत्तराखंड का पूरा कायाकल्प के लिए भी जिम्मेदार मानी जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पहली घटना को हम बात करूंगा तो पेशावर कांड, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। एक्चुअल में ना मैंने की पॉइंट बना रखे हैं, अब मैं आपको पूरी कहानी बेस पे सुनाऊंगा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि गढ़वाल के सैनिकों ने एक महान आदर्श का प्रदर्शन किया था इसमें। मतलब कहने की बात है कि इसको देखते हुए भारत के अन्य प्रांतों के समान सीमांत प्रांतों ने भी जनता को एक तरह से उत्तेजित किया, या कह सकते हैं यहाँ की ओर अग्रसर किया। बात थी खान बहादुर खां, जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पठानों, जिनको हम खुदाई खिदमतगार को थे, ऐसे ढंग से उनको संगठित किया कि सीमांत लोग भी अंग्रेजी सरकार का विरोध करने लग गए थे। मतलब उनको ऐसे गाइड किया कि जो वहाँ के लोकल के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ मांग उठाने लग गई थी कि ये किस प्रकार की चीज़ें यहाँ चल रही है। तो उन्हीं दिनों की बात थी। एक अप्रैल 1930 में 2/8 रेजिमेंट के एक बंदे थे जिनका नाम चंद्र सिंह गढ़वाली था। हाँ, क्या कहते, चंद्र सिंह गढ़वाली था। और मेन बात क्या हुई थी कि जैसे कि एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1930 में ही 2/8 गढ़वाल राइफल की एक हरी सिंह लाइंस में तैनाती थी। हरी सिंह लाइंस में तैनाती थी। तो शहर में शाही बाग के क्षेत्र में कांग्रेस के नेतृत्व में जनता ने जो नमक आंदोलन भंग किया था ना, और गढ़वाली सैनिकों ने उसके साथ नाता तोड़ दिया था इस कारण आंदोलन भंग करने के उससे। बट अगर हम 30 अप्रैल 1930 की बात करेंगे तो 23 नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ सॉरी, 23 अप्रैल 1930 को उत्तेजित भीड़ ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंग्रेजों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। किंतु गढ़वाली सैनिकों ने घटना को अनदेखी कर दी थी इस घटना को। उसके बाद क्या हुआ कि पेशावर के एक किस्सा खानी बाजार में यहाँ पुलिस चौकी के सामने हजारों लोगों की संख्या में पठान खड़े हो गए थे। और गढ़वाल सैनिकों के अंग्रेज कमांडर, जिनका नाम था रिकेट, क्या नाम था, रिकेट, उन्होंने आदेश दिया कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो। कितने राउंड? 3 राउंड फायर करो। मगर दूसरी ओर जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्हें अदम्य साहस का परिचय देते हुए कहा, गढ़वाली गढ़वाली सीज फायर। और पूछे जाने पर गढ़वाली या वीर चंद सिंह गढ़वाली ने एक आंसर दिया था। वो आंसर ये था कि हम भारतीयों की रक्षा हेतु सेना में भर्ती हुए थे, ना कि निहत्थी भाइयों पर गोली चलाने के लिए। और सिंपल सी बात है, उन्हें बहुत बड़ी बात और बहुत बढ़िया तरह से कही। बट गढ़वाली सैनिक, और उन्हें ये भी कहा कि गढ़वाली सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोली न चलाकर मतलब अब उन्हें ये तो कहा था, सिंपल सी बात है कि हम भारत की रक्षा हेतु सेना में भर्ती हुए, ना कि निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने को। और फिर आगे चले तो भी गढ़वाली सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर इन्हें गोली न चलाकर अद्भुत साहस का परिचय दिया। साथ साथ में अपनी देशभक्ति को भी एक तरह से देश के सामने रख दिया कि हाँ, मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, लाइक दैट। ठीक है, आगे चलेंगे। पेशावर घटना का देश तथा उत्तराखंड में असाधारण असर हुआ था एक्चुअल में। चंद्र सिंह गढ़वाली थे, साथ में उनके हरि सिंह धपोला जी भी थे, और सारण में नारायण जी गोसाई, केसर सिंह रावत, भोला सिंह बटेरा और महेंद्र सिंह नेगी, इन मतलब गिने चुने जो ये बंदे थे, ये निर्भीक साहस का इन्हें परिचय दिया था। और गोलियां गढ़वाली सैनिकों द्वारा ना जनता की ओर दागी गई थी और ना ही अधिकारियों की ओर। ये असाधारण आत्मसंयम का एक अद्भुत क्षण रहा होगा, मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को। और अहिंसा की इससे बड़ी मिसाल और देवी की दी क्या जा सकती है, मतलब अगर इतिहास में इसके बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के जनरल मोहन जोशी का मानना था कि उस समय, या मानते हैं कि वो मानते थे उस समय, कि चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों द्वारा ब्रिटिश फौजी आदेश की अवमानना सब बगावतों से भिन्न और सबसे असाधारण थी। ओके, बट आगे को हम जाएंगे तो हम जौन साहब भाबर के शहीद लिखा, जैसा कि मैंने जौन साहब भाबर के अमर शहीद वीर केसरी चंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर
आज़ाद हिंद फौज की भर्ती में शामिल हो गए थे। कब हुए थे? 1942 में। ठीक है। फिर आगे को हम बात करेंगे, इम्फाल के मोर्चे पर पुल उड़ाने के प्रयास के दौरान भी ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े गए थे। इम्फाल के मोर्चे पर पुल उड़ाने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़े गए और 3 मई 1945 को ये दिल्ली जेल में इनको फांसी हो गई थी। पेपर में आएगा 3 मई 1945 को इनको दिल्ली की जेल में फांसी हुई। पेपर में ये आ सकता है कि फांसी कहाँ हुई थी? आपका आंसर आएगा दिल्ली में। और कब? 3 मई 1945 को उनको फांसी दे दी गई थी। और क्या कहते हैं, रामताल तहसील चक्राता में पड़ती है। उनकी याद में अभी भी अप्रैल माह के नवरात्र के दिन मेला का आयोजन किया जाता है। स्टार क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के मेले का आयोजन कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है? नवरात्र के टाइम में रामताल चक्राता में किया जाता है। ठीक है। तो ये तो एक घटना हो गई। और दूसरी घटना में क्या हुआ? नमक आंदोलन फेमस था। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। नमक आंदोलन फेमस था। 24 दिन की दांडी यात्रा हुई थी जो 12 मार्च से 1930 को प्रारंभ हुई थी। और 24 दिन के उपरांत 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिया था। या हाँ, नमक कानून भंग कर दिया, वही कहूँगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। दांडी मार्च में कुमाऊँ से एक ज्योतिराव कांडपाल थे। ये इनका नाम इसलिए फेमस है कि दांडी यात्री में कुमाऊँ से गांधी जी के साथ जेल गए थे, इसलिए ये फेमस है। पेपर में आएगा कि अगर उत्तराखंड के वो कौन क्रांतिकारी थे जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में जेल गए, तो नो डाउट आप इजीली आंसर देंगे, कौन? गांधी जी के साथ ज्योतिराम कांडपाल। एक्चुअल में ना इस यात्रा में उत्तराखंड में से 3 लोग शामिल थे। एक का नाम था ज्योतिराव कांडपाल, एक का नाम था भैरव दत्त जोशी और तीसरे महान थे गोरखा वीर खड़ग बहादुर। ध्यान देंगे, ज्योतिराव कांडपाल, भैरव दत्त जोशी जी, गोरखा वीर खड़ग बहादुर, ये 3 लोग थे जो नमक आंदोलन में उत्तराखंड से शामिल थे। और गांधी जी के साथ जेल जाने वाले थे ज्योतिराम कांडपाल। एक्चुअल में ज्योतिराम कांडपाल ने क्या हुआ था ना, ज्योतिराम कांडपाल एक्चुअल में थे तो टीचर, और बट जब उन्हें ये चीज़ देखी तो अपने टीचर या अध्यापन पद से उन्हें इस्तीफा दिया और सीधे साबरमती आश्रम जाकर दांडी यात्रा में भाग लिया था। तभी गांधी जी के आदेश के अनुसार गांधी जी ने उनको आदेश दिया था और उनके आदेश के अनुसार सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में एक जगह थी धरासाणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक बन गए थे। क्या कहते हैं, उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक जिन्होंने धरसाना नामक स्थान के नमक डिपो में धरना दिया, और किन गुजरात में है ये जगह। और साबरमती आश्रम मतलब सरोजिनी नायडू के साथ। और कहाँ गए थे पहले? गुजरात। ये साबरमती आश्रम से जाकर दांडी मार्च में इन्हें भाग लिया था। देखिए, वहाँ उन्हें कठोर यंत्रणा तथा जेल की सजा हुई थी। उसके बाद जब वहाँ गए थे वो डिपो वाले केस में, और उसके बाद गांधी जी ने उन्हें कुमाऊँ में आश्रम स्थापित कर स्वतंत्र आंदोलन चलाने के लिए अनुरोध किया था। उसके बाद उन्होंने क्या करा? देवघाट में उद्योग आश्रम की स्थापना की थी। स्टार क्वेश्चन आएगा कि उद्योग मंदिर आश्रम कहाँ है? देवघाट में है। और उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। ओके, स्टार क्वेश्चन है, उद्योग मंदिर आश्रम कहाँ है? ये है देवघाट में, और उसकी स्थापना की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। तो क्या करा, इधर इन्हें कताई और बुनाई का कार्य शुरू कर दिया था। एक्चुअल में गांधी जी इस कार्य के लिए उन्हें लगभग 100 रुपये महीने भिजवाते थे, 100 रुपये। बट कांडपाल जी का कहना था कि 50 रुपये मतलब वो वापस कर दिए थे उनने। और ये भी कहा था कि 50 रुपये से मेरा सारा खर्चा अर्चा चल जा रहा है, और ये 50 रुपये स्वतंत्रता सेनानियों के और चीज़ों में लगाओ। जैसे उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसमें काम चलाओ वाली बात। तो उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये 1 साल के लिए दोबारा जेल गए थे, और उनको उस समय जुर्माना लग गया था इनमें 200 रुपये का। कितने रुपये का? 200 रुपये का जुर्माना लग गया है। और इनकी कुर्की भी हो गई थी पूरे घर जहाँ के। और संपूर्ण देश के तरह पर्वतीय क्षेत्र में भी आंदोलन का दौर उसी समय चला था, और कुमाऊनियों से प्रभावित होकर गांधी जी ने भी सक्रिय कार्यकर्ता शांतिलाल त्रिवेदी को भी भेजा था। तो इस शांतिलाल त्रिवेदी वही बंदे जिन्हें कौसानी के पास मैंने लिखा भी होगा शायद, हाँ लिखा है, कौसानी के पास चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। और किसने की थी? पेपर में सिंपल सा आएगा, गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? कौसानी में की गई थी। कौसानी के पास चनौदा में। कब की गई थी? 1942 में। किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है। और इसका मकसद यही था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जागृति का पुनः केंद्र बन गया था एक्चुअल में। ओके।
ये बन गया था। और एक्चुअल में डॉक्टर हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो चनौदा का यही आश्रम था जिसके पास 1942 में, चनौदा के पास 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जागृति का प्रमुख केंद्र बना। ये मतलब किसका कहना था? भाकुनी जी का तो कहना था। इतना डीप, इतना ज़्यादा गहराई में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी। फिर हम आगे चलते हैं। हम्म, आगे चलेंगे तो थोड़ा सा हम किसकी, ये तो इतना हो गया। गोविंद वल्लभ पंत की गिरफ्तारी के बाद इंद्र सिंह नियाल ने क्या कहते हैं सभा आयोजित कर नमक आंदोलन बनाया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ध्यान देना। पहले जो नैनीताल में नमक सत्याग्रह चल रहा था, उसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत जी कर रहे थे, बट उनको गिरफ्तार कर दिया गया था उनकी ख्याति को ज़्यादा देखते हुए। उसके बाद क्या हुआ कि इंद्र सिंह नियाल जी ने इस सभा का अध्यक्षता संभाली, या मुख्य रूप से इसको संगठित किया, और नमक बनाना शुरू करा, और नमक बना के इन्हें बेचना शुरू कर दिया। एक्चुअली में इंद्र सिंह नियाल ना जब अल्मोड़ा में पढ़ते थे तो तभी वह शुद्ध साहित्य समिति के सदस्य भी थे। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस स्वयं सेवक दल के सदस्य के रूप में सक्रियता में भाग भी लिया था। और 1942 में उन्होंने एक प्रसिद्ध वकील के रूप में ना गिरफ्तार और फरार जो सैनिकों को था उनकी मुक्त पैरवी की थी। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नैनीताल में नमक सत्याग्रह ने नमक सत्याग्रह के समय या 1942 के दशक में वो कौन से वकील थे जिनने गिरफ्तार और फरार सैनिकों की मुक्त पैरवी की? तो हमारा आंसर आएगा इंद्र सिंह नेयार जी। ओके, नैनीताल में नमक सत्याग्रह ने झंडा सत्याग्रह का रूप धारण कर दिया था। एक्चुअल में नैनीताल में अल्मोड़ा से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह, मतलब नैनीताल की तरह अल्मोड़ा में भी नमक सत्याग्रह तो शुरू हुआ, बट बाद में क्या हुआ कि नमक सत्याग्रह ने शीघ्र ही किसका रूप धारण कर दिया था? झंडा सत्याग्रह का रूप धारण कर दिया था। और बात आती है 1930 की। 1930 में वहाँ के जो जवान लड़के थे, नवयुवक थे, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जुलूस निकालना प्रारंभ कर दिया था, तथा उसके पश्चात ही नंदा देवी मंदिर प्रांगण से मोहन जोशी जी की अध्यक्षता में एक विराट सभा भी हुई थी, वही देखते हुए। फिर बाद में हम शांतिलाल त्रिवेदी जी की बात करेंगे तो शांतिलाल त्रिवेदी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा था। वैसे तो ना सर्वसम्मति से अल्मोड़ा नगर पालिका भवन, जो अभी वर्तमान में क्या है, महिला चिकित्सा है, उसमें राष्ट्रीय झंडा फहराने का निर्णय लिया था। 25 मई 1930 को लिया गया था। 25 मई 1930 को अल्मोड़ा नगर पालिका भवन, वर्तमान में जो क्या है महिला चिकित्सालय है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा फहराने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। और इधर से कहानी होती है, थोड़ा मोहन जोशी के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो 26 मई को ना अल्मोड़ा में जुलूस निकला और नंदा देवी प्रांगण में शांतिलाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में भी सभा हुई थी। बट उसके बाद क्या हुआ ना, नगर पालिका भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रस्ताव फिर पारित हुआ था। 150 सत्याग्रही मोहन जोशी तथा शांतिलाल त्रिवेदी के नेतृत्व में नगर पालिका भवन पहुंचे थे। एक्चुअल में उस समय ना शहर में धारा 144 लागू हुई थी, जिस कारण प्रॉब्लम हो रही थी। बट नगर पालिका भवन को 40 गोरखा सैनिकों ने घेर लिया था उसमें, जब धारा 144 लागू हुई थी। शांतिलाल त्रिवेदी की बात करेंगे तो शांतिलाल त्रिवेदी की बात करेंगे, और साथ में हम देखो शांतिलाल त्रिवेदी वो मेन बंदे थे ना जिन्हें सत्याग्रहों को रणनीति मतलब बनाई। और उस समय क्या हुआ कि उधर वो रणनीति समझा रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ प्लान होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसी समय गोरखा सैनिकों ने क्या करा, अपनी मशीन गन सहित वो वहाँ पहुँचे, और जिला प्रशासन ने जुलूस को अवैध घोषित कर दिया था उसी समय। और 5 मिनट के अंदर मतलब भीड़ तितर बितर होने लगी, आदेश मतलब तितर बितर होने का आदेश दे दिया गया। और मोहन जोशी ने तो स्वयं सेवकों से साफ तौर पर संबोधित किया कि यार जो लोग गोली खाने को तैयार हो मेरे साथ आओ और बाकी निकल लो वाली बात करी। तो इस प्रकार के डायलॉग को मोहन जोशी ने जब कहा तो उसके बाद वो आगे को बढ़ने लगे, तो उनके साथ दिया था शांतिलाल त्रिवेदी ने। मतलब मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी जी साथ साथ आगे को बढ़े, और उनके साथ केवल 5 सत्याग्रही शामिल थे। क्या पता उनका नाम आए, तो आप एक बार सुन लीजिएगा। एक तो गंगा जी थे, गंगा सिंह बिष्ट थे। एक पद्मावत जी थे, पद्मा दत्त तिवारी जी। दूसरे थे लाला ही थे, लाला हरिराम जी थे। और रविंद्र प्रसाद अग्रवाल और भुवन चंद्र। गंगा, पद्मा, लाला, रविंद्र, भुवन, ऐसे भी याद करेंगे, क्या पता आ जाए पेपर में ना। वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर रहे, मतलब वो 5 लोग। तो मोहन जोशी जी तिरंगे को हाथ में लेकर उसमें झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भली जाए, गाते गाते चलते रहे थे। उनका साथ साफ तौर पे शांतिलाल त्रिवेदी दे रहे थे, और अन्य सत्याग्रही जो 5 थे वो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे।
आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप एक दो बार ये वीडियो को सुन लेंगे ना, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक पूरा बेस क्लियर हो जाएगा और मेरी बातों को ज़्यादा फोकस होकर सुनिएगा। देखो, गोरखा सैनिकों ने लाठी मतलब मारनी स्टार्ट कर दी थी, बुरी तरह मार रहे थे, बिल्कुल डंडे डंडे से कूटना कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, जो वो स्टार्ट कर दिया था। और लाठी चार्ज का लक्ष्य खास तौर पे दो लोगों को बनाया दिया गया था, एक मोहन जोशी और दूसरे शांतिलाल त्रिवेदी। और मारते मारते इस बार एक बड़ी गंदी घटना घटी। घटना क्या थी कि मोहन जोशी की रीढ़ की हड्डी में एक चोट लग गई, तगड़ी वाली घातक चोट लग गई। और ये चोट लगते ही वो सहन नहीं कर पाए। एक्चुअल में वो उसी समय रिसेंटली ज़मीन पे गिर पड़े। और शांतिलाल त्रिवेदी जी भी साथ ही साथ चोटिल हो चुके थे। और तीसरी और उनकी भी पसली में चोट आ गई थी शांतिलाल त्रिवेदी की। किंतु मतलब जो कातिलाना जो हमला था ना, वो रेगुलर बेस पे चल रहा था, मगर वो लोग अपनी हार नहीं मान रहे थे। नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली बात चल रही थी। और उन सत्याग्रहों का उत्साह तो कम एक रत्ती नहीं हुआ, या ना के बराबर हुआ ना। और बट क्या कहते हैं, उन्होंने नगर पालिका को नोटिस भी दे दिया था कि 27 जून तक नगर पालिका में झंडा नहीं फहराया गया तो झांक मतलब हम खुद ही मतलब भीड़ में आके झंडा फहरा देंगे वाली बात करी थी। और जिससे और ब्रिटिश भी परेशान थे। जनता में आक्रोश और उत्साह मतलब इतना तगड़ा हो चुका था कि साथ साथ में इसको देखते हुए महिलाएं भी पूर्ण रूप से जुलूस में कूद पड़ी। और ये चीज़ देख के बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में मतलब इस ये चीज़ के बद्रीनाथ पांडे इन सब का नेतृत्व कर रहे थे। और साथ साथ में उन्होंने क्या, उन्होंने भी नामी झंडे पहने थे, मतलब राम नामी पहने और झंडे हाथ में लिए ऐतिहासिक सत्याग्रह उनने शुरू कर दिया था। और अल्मोड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष उसमें थे ओखले। तो ये चीज़ देख के अंग्रेज मतलब वो एक तरह से घबरा गए थे। उन्होंने कहा यार अब तो हमारी बस की है नहीं कि इनको रोक पाना। तो 2 दिन पहले ही झंडा फहरा दिया गया था, ये देख के तिथि से पहले ही। और ये कुमाऊं में सत्याग्रह की अभूतपूर्व विजय मानी गई। और इस घटना से मोहन जोशी जी थे जो उनका कद मतलब और ज़्यादा आगे हो गया, मतलब एक तरफा हो गए थे वो। बट यार इसका एक बहुत ज़्यादा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ, या उन्हें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो कातिलाना हमला हुआ था, वो एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया था। जिस कारण 1933 से लेकर 1940 तक मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए नर्कपूर्ण जीवन रहा। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे, बीमार रहे और दर्दपूर्ण उनका जीवन रहा था। और फिर देहांत तो हो ही गया एक्चुअली में 40 के दशक तक उनका ना। फिर बाद में उनने इस पापी दुनिया को छोड़ के चले गए। बट उनके बारे में गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया शब्द किए हैं। उन्हें उनकी प्रशंसा में किया है कि वो भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुरुषों में से एक हैं। पेपर में सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने किसके बारे में कहा है कि वे भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक है। तो डेफिनेटली यू कैन ईजिली आंसर दे सकते हैं मोहन जोशी। या मोहन जोशी जी के बारे में किसने कहा है कि ये भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुरुषों में से एक थे। हम सिंपल सा आंसर देंगे गांधी जी। ठीक है, देखिए आगे को चलते हैं। थोड़ा मैं तेज़ी से शुरू करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से थोड़ा ज़्यादा खत्म हो जाए। तो आगे को चलते हुए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सर्वव्यापी हो चुका था वैसे ही। और ये मतलब इस टाइप के देखते ना। और एक तो देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा था ना उस समय की जनता पूर्ण अपने आवेग में थी। मतलब जनता विद्रोही हो चुकी थी। सत्याग्रहों को गिरफ्तार करना बहुत ही टफ हो गया था। मतलब कहने का टफ इसलिए भी हो गया था ना, पूरी जेलें उसमें खचाखच भरी हुई थी। और जनताएं ज़्यादा हो गई थी, जेलें कम पड़ गई थी। मैं आपको बता दूंगा, कुमाऊं की जेलें भी इतनी मतलब कुमाऊं की जेलों में तो एक रत्ती जगह नहीं थी, गढ़वाली भी पूरा भर चुका था। बट थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की बात कहूँगा तो जैसे पौड़ी हो गया, सिंपल सा चमोली हो गया, बागेश्वर, पिथौरागढ़, काशीपुर हो गया, हल्द्वानी एटसेट्रा, हम कितना भी ले लेंगे तो इधर पे खास तौर पे तो तिरंगा फहराया जा ही चुका था ना। और विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई जा चुकी थी, साथ में नमक भी बनाया जा चुका था। कभी मैं 1930 से लेकर 1940 का दशक बहुत ही ज़्यादा, 42 तक का दशक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे उत्तराखंड के लिए। तो हम इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो 28 अगस्त 1930 को जैनन भारती तथा साथियों ने उनके साथियों ने जहरी खाल, एक जगह पर थे जहरी खाल, राजकीय स्कूल में झंडा फहराया, जिसके लिए उन्हें सजा हुई। और अतिरिक्त उन्हें अनेक शहरों में भी शराब मतलब इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक शहरों में भी शराब की दुकानों को रोकने के लिए या बंद करने के लिए धरने दिए थे। इसी समय मतलब प्रयाग दत्त पंत की भी गिरफ्तारी हुई थी पिथौरागढ़ में, और उनकी संपत्ति को कुर्की कर दी गई थी। ये प्रयाग दत्त पंत वही हैं जिन्होंने मतलब उत्तराखंड में गांधी जी को सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया। यह कह सकते हो कि गांधी युग उत्तराखंड में जो शुरू हुआ, कहीं ना कहीं प्रयाग दत्त पंत जी का मुख्य नाम उसमें रहा जाएगा। ठीक है, यह याद करेंगे। और 1930 के दशक में बद्रीनाथ पांडे जी और कुंवर आनंद सिंह जी भी रानीखेत पहुंचे थे। ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा स्टार नहीं है, बट आप थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें या डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि देखो साल्टी की घटना हुई थी ना, हमें पता है।
तो साल्टे में ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला मतलब एक जैसे दूसरी जगह थी। मतलब पूरे साल्टे में लगभग 65 में से 4 गांव ऐसे थे जिन्होंने माल गुजारी से इस्तीफा नहीं दिया। प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया गया था और झंडा जुलूस और प्रार्थना सभाएं नियमित कार्यक्रम में होती थी। स्थानीय जनता ने अदालत में भी मुकदमे ले जाने पर बंद कर दिए थे। मतलब मुकदमे ले जाने बंद कर दिए थे और पटवारी की नाली देना भी बंद कर दिया था। उस समय बड़ा तगड़ा चल रहा था। साल्टे के 404 गांव लगभग मोहान के पनोद जंगल में सत्याग्रह करने गए थे। उन्हें पीटा गया और स्वयं मजिस्ट्रेट गोविंद राम काला ने इस दमन का नेतृत्व किया था। याद रखना किसने, मजिस्ट्रेट कौन थे उस समय, गोविंद राम काला जी थे। उन्हें इस दमन का नेतृत्व किया और लोगों की हिम्मत मतलब आजमाने के लिए उन्हें पूछा भी था गांधी के कितने चेले हैं। इस टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है किस समय सविनय अवज्ञा के समय ही गांधी जी के कितने चेले हैं। तो वहाँ उपस्थित जो सभी ग्रामीण थे ना, उन सब लोगों ने बिना डरे बिना किसी टेंशन के हाथ उठा दिया था और उन सबको उस समय उनने गिरफ्तार भी कर दिया था। किंतु 404 सत्याग्रही यहाँ नहीं होते यार, उनका प्रबंध करना भी तो बहुत टफ होता है। उनका प्रबंधन कर नहीं पाए और केवल 58 कहेंगे 58 को ही काशीपुर अदालत में ले जाया गया। फिर मुरादाबाद जेल भेजा गया था। और डेट आती है सन 12 जून 1930 को। बद्रीनाथ पांडे वो कुंवर आनंद सिंह रानीखेत पहुंचे थे इसी समय। शहरी और ग्रामीण भ्रमण के बाद वहाँ उन्होंने सत्याग्रहियों को जो कि विदेशी वस्तु और शराब की दुकानों पे पैकेटिंग कर रहे थे उनसे प्रेरित हुए थे वो। और आपको ये बता दूंगा सन 1900 बता देना चाहूँगा मैं, 1923 की वो डेट थी जब पहली बार गिरफ्तार हर्षदेव ओली मतलब इसमें गिरफ्तार भी हुए थे और 12 अगस्त 1930 को पुनः गिरफ्तार हुए थे और उन्हें कठोर कारावास दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ हर्षदेव ओली। पेपर में आ सकता है हर्षदेव ओली पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे, 1923 को गिरफ्तार हुए थे और दूसरी बार ये 1923 में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, ये हो गया। और क्या कहते हैं उसी समय अगर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों तथा पदों से भी लोगों ने इस्तीफा दे दिया था और सारे वकीलों ने अपनी वकीलगिरी छोड़ दी थी, सारे प्रधानाचार्यों ने अपनी प्रधानगिरी छोड़ दी थी, मतलब टीचरिंग छोड़ दी थी। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने थे उत्तराखंड में उन्हें सारी अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। और उसी समय कई स्थानों पे बच्चे तक का शामिल हो गए थे इन क्षेत्रों में और बच्चों ने एक सेना बनाई थी। उस सेना का नाम जैसा भी कि यहाँ मैंने लिखा है बानर सेना था। उस सेना का नाम क्या सेना था, बानर सेना बनाई थी। और उसके बाद हम अगर बात करेंगे महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। जनवरी 1931 की बात करूँगा मैं, जब बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन आयोजन हुआ था, पहली बार महिला में आयोजन सम्मेलन। वैसे तो ना 1930 में दुगड्डा में भी एक विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें सभी महत्वपूर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं ने असाधारण सक्रियता से भाग दिखाया था। एक्चुअली गोविंद बल्लभ पंत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आ सकता है पेपर में 1930 में दुगड्डा में जो विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। एम एन रॉय ने के देहरादून आने से वहाँ के युवाओं में क्रांतिकारी विचारधाराएं भी प्रसारित हुई थी एक तौर पे। ओके, तो हम देखिए हम पहुँचे थे एक्चुअल में बागेश्वर में महिला सम्मेलन का आयोजन 1931 में। इसका मुख्य कारण ये उसका मुख्य कार्य ये था कि विदेशी कपड़ों का विरोध करो, नस्ली पदार्थों का भी विरोध करो, साथ में खादी का प्रचार करो एक तरह से। और विदेशी ये चीज़ें थी। और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार हेतु कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने एक दल कहते हल्द्वानी भी गया था एक्चुअल में यहाँ से। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए गाडोदिया स्टोर डकैती कांड की बात करेंगे। इसमें भवानी सिंह ने भाग लिया था और फिर क्या चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इन्हें क्रांति दल को एक पिस्तौल की ट्रेनिंग देने के लिए दुगड्डा आए थे। दुगड्डा में इनकी याद में मेला भी लगता है। दुगड्डा पौड़ी का एक इलाका है। क्या कहते दुगड्डा मतलब आपको इतना याद रखना कि गाडोदिया स्टोर डकैती से किसका संबंध है, उत्तराखंड के भवानी सिंह का है। उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी दल को पिस्तौल की ट्रेनिंग दी थी यहाँ। फिर हम बात करते हैं इंद्र सिंह जी का। इंद्र सिंह जी आते ही आएगा तो ये क्या थे, इनने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में भाग लिया था एक। दूसरा नौजवान सभा भारत सभा में भी भाग लिया था। नौजवान भारत सभा में भाग लिया था और 1933 से मद्रास बम कांड में भाग लिया था। उत्तराखंड पेपर में क्वेश्चन ऐसा आना है कि उत्तराखंड के वो कौन व्यक्तित्व था जिसने नौजवान भारत सभा में भाग लिया या 1933 के मद्रास बम कांड में भाग लिया। आपका आंसर आएगा इंद्र सिंह। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में भाग लिया। फिर एटलीस्ट उनको ये पकड़े जाने पर इनको अंडमान में काला पानी की सज़ा दी गई 20 वर्ष की। अंडमान में पेपर में आ सकता है इंद्र सिंह नियार जी को इंद्र सिंह इनको काला पानी की सज़ा कहाँ दी, मतलब इनको सज़ा कहाँ मिली, अंडमान निकोबार।
ठीक है, क्योंकि मेन है ये। फिर इनके बाद बच्चू लाल जी थे, ऊटी बैंक डकैती में इनने भाग लिया था। उत्तराखंड के वो कौन व्यक्तित्व थे जिनने ऊटी बैंक डकैती में भाग लिया? आपका आंसर आएगा बच्चू लाल। और 18 वर्ष की सज़ा मिली थी इन्हें पकड़े जाने पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप इसको एक दो बार देखते हो, सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक कहानी बेस बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपके सामने शिल्प का सुधार आंदोलन लेके आऊँगा, मैं जल्द ही। और आप ध्यान से देखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मज़े लीजिए लाइफ का। ठीक है, हैव ए गुड डे, धन्यवाद, बाय।